Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu newspaper as well as the Indian Express। तो आज है 18th of January और आज की हम सारी important न्यूज को गो थ्रू करेंगे। सो पहले हिंदू न्यूज़पेपर की इंपॉर्टेंट न्यूज को गो थ्रू करते हैं। सो इट्स एन अपडेट फ्रॉम यस्टरडेज न्यूज ओनली, जो बेसिकली इजराइल और गाजा के बीच में आपका सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसके बीच पे जो फाइनलाइजेशन हुआ था उसको फाइनली इजराइल की जो कैबिनेट है, व्हाट इज अ कैबिनेट, तो कैबिनेट होती है किसी भी कंट्री की जो हाईएस्ट ऑफिशियल होता है, जैसे प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, वो और उसके प्राइमरी मिनिस्टर्स होते हैं, वो कैबिनेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर में जो कैबिनेट है, इंडियन कैबिनेट जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर होता है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट अराउंड 10 to 12 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री या कैबिनेट का पार्टिसिपेट होते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उसके जो कोर मिनिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में जैसे आपके डिफेंस मिनिस्टर हो गए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हो गए, फाइनेंस मिनिस्टर हो गए, अलॉन्ग विद द प्राइम मिनिस्टर, ये सब आपके कैबिनेट फॉर्म करेंगे। तो जिस तरीके से आपका इजराइल और हमास के बीच में जो अभी आपका शांति समझौता हुआ है या जिसे हम सीज फायर एग्रीमेंट भी बोलते हैं, रिमेंबर सीज फायर एग्रीमेंट का मतलब सिर्फ टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ फाइटिंग होता है, इसका मतलब वॉर का एंड नहीं है। बट एज ऑफ नाउ जो फाइटिंग है इजराइल हमास के बीच में, उस पर एक पॉज लगेगा और उस पर्टिकुलर ट्रूस एग्रीमेंट को यहां पे इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। सो व्हाट हैड हैपेंड वाज कि ये पर्टिकुलर सीज फायर एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन लीडर्स ऑफ इजराइल एंड हमास ओनली, बट एक्चुअल में इनकी जो गवर्नमेंट है, स्पेसिफिकली इजराइल की जो गवर्नमेंट है या कैबिनेट है, उसने इसको फाइनलाइज नहीं किया था। तो जब इसको फाइनलाइज कर दिया गया है, अब ये जो इजराइल हमास का पर्टिकुलर सीज फायर एग्रीमेंट है, ये जनवरी 19 ऑनवर्ड्स यानी कल से ये इन फोर्स, संडे से ये इन फोर्स में स्टार्ट हो जाएगा, नॉट बिफोर इट। ओके, सो इन केस यू वांट अ कंटेक्स्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर न्यूज, अगर पूरा डिटेल में चाहिए तो देयर इज अ वीडियो ऑन आवर क्लैटप्रैप चैनल, आप इजराइल हमास और सर्च करेंगे, आपको एक एमआईटी टॉपिक मिल जाएगा। उसके अलावा डे बिफोर यस्टरडे ऑल्सो हमने इसको फिर से कवर किया है। तो यहां पे बस इट्स एन अपडेट ऑन दिस पर्टिकुलर न्यूज कि जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट था जो इजराइल और हमास के लीडर्स ने साइन किया था, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स उन्होंने साइन किया था, अब उसे इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया। रिमेंबर कि इंडिया के सिचुएशन में क्या होता है अगर ऐसी कोई इंटरनेशनल ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन हो। सो रिमेंबर दिस कि लेट्स से कि यहां पे इंडिया इन्वॉल्व होता और लेट्स से हम इंडिया यूएस के साथ या लेट्स से किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जैसे यूनाइटेड नेशंस के साथ में कोई ट्रीटी या एग्रीमेंट साइन करता है। एग्जांपल के लिए यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट आपने सुना होगा, 2 डिग्री सेल्सियस रिलेटेड गोल है। तो जितनी भी इंडिया के ट्रीटीज या एग्रीमेंट होते हैं, इंडिया के लिए उन सबको साइन करता है आपका प्रेसिडेंट। सो बिकॉज प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, तो प्रेसिडेंट जितने भी आपकी ट्रीटीज एग्रीमेंट एक्सेट्रा होते हैं उनको साइन करता है। बट वो ट्रीटी इंटरनली, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंटरनली तभी एप्लीकेबल होता है जब वो जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है, इस पे कोई पार्लियामेंट लॉ क्रिएट करे। पार्लियामेंट जब इस पे लॉ क्रिएट करेगा तभी वो कोई भी ट्रीटी ऐसी होगी या एग्रीमेंट होगा वो आपका एप्लीकेबल होगा। ठीक है, और इसलिए इंडिया को हम बोलते हैं एक डुअलिस्ट सिस्टम। इंडिया को बोला जाता है एक डुअलिस्ट सिस्टम इंटरनेशनल लॉ में। व्हाट इज अ डुअलिस्ट सिस्टम? डुअलिस्ट सिस्टम में 2 स्टेप्स होते हैं। पहला तो होता है जिसमें आपको साइन करना होता है, किसी भी ट्रीटी को सिग्नेचर करवाना होता है, एंड सेकंड होता है रेटिफिकेशन। साइन करवाना है, रेटिफाई कराना है। सिग्नेचर इज डन बाय द प्रेसिडेंट, बट जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता है किसी कंट्री के थ्रू, तब तक वो आपके ऊपर पे बाउंड नहीं होती, आपके ऊपर पे वो फोर्स नहीं करी जा सकती है। एंड इंडिया में जो रेटिफिकेशन का प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स कि इसके अंदर में पार्लियामेंट का लॉ बनना चाहिए। उसके बाद ही जो आपकी गवर्नमेंट है, उसके बाद ही जो पीपल ऑफ इंडिया है, दे आर बाउंड बाय अ पर्टिकुलर ट्रीटी। ठीक है, तो जस्ट लाइक इन दिस पर्टिकुलर केस, इजराइल के जो लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स ने पर्टिकुलर ट्रीटी पे यस बोला था, उसको फाइनलाइज या अप्रूव करा है इजराइल के सिक्योरिटी कैबिनेट ने। तो वहां का जो कैबिनेट है वो इसमें फाइनलाइज करता है, यहां पे आपका सिग्नेचर प्रेसिडेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ योर कैबिनेट ओनली, एंड फाइनली रेटिफिकेशन जो होता है इट इज डन बाय द पार्लियामेंट ओनली। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ट्रीटी होगी वो इंडिया में आपकी इनफोर्सेबल बनती है। Okay, so this is first news, only an update. Next news पे आते हैं। लोकपाल ordered probe in 24 cases in 5 years, gave prosecution sanctioned in 6। तो आपके
कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, नॉट इन कॉन्स्टिट्यूशन बट आपके लीगल सिस्टम के अंदर में हमने एक लोकपाल का ऑफिस क्रिएट करा हुआ है। सो देयर इज अ ऑफिस ऑफ लोकपाल एट द सेंटर, और हर स्टेट के अंदर में यू आर सपोज टू हैव अ लोकायुक्ता। सो सेंटर में लोकपाल है, सेंटर के ऑफिशियल्स के लिए लोकपाल है, और स्टेट के ऑफिशियल्स के लिए, स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए वी हैव अ ऑफिस ऑफ लोकायुक्त। अब यहां पे लोकपाल और लोकायुक्त क्या होते हैं, तो आप इनको अदर वर्ड्स में सिंपली करप्शन का वॉचडॉग बोल सकते हो। सिंपली दे कैन बी कॉल्ड एज करप्शन वॉचडॉग्स। इनका काम है कि अगर कहीं पे कुछ भी करप्शन हो रहा है तो उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसके ऊपर में प्रोसिक्यूशन करना, एंड फाइनली उन लोगों के अगेंस्ट में एक्शन लेना। तो यहां पे इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए हमने ये स्पेसिफिक इंडिपेंडेंट ऑफिसेस क्रिएट करें अपार्ट फ्रॉम योर कोर्ट सिस्टम, जिनका काम होता है करप्शन के वॉचडॉग की तरह वर्क करना। और ये जो लोकपाल लोकायुक्ता का ऑफिस है, दिस इज नॉट समथिंग जो इंडियन इनोवेशन, इट्स अ वेरी ओल्ड ऑफिस, आपके कई वेस्टर्न कंट्रीज में एग्जिस्ट करता है। और इसकी सबसे पहली हिस्ट्री अगर हम देखते हैं, सो दिस पर्टिकुलर ऑफिस केम इनटू एग्जिस्टेंस इन स्वीडन इन द ईयर 1809। तो ऐसा नहीं है लोकपाल लोकायुक्त टाइप का ऑफिस कोई पहली बार हो। करप्शन को देखने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट से आपकी गवर्नमेंट के अंदर में करप्शन को देखने के लिए 1809 के अंदर में, आज से 200 साल से पहले आपके स्वीडन के अंदर में इस टाइप का ऑफिस क्रिएट किया गया था, और इस ऑफिस को बोला जाता है ओम्बुड्समैन। इट इज नोन एज ओम्बुड्समैन। तो ये पर्टिकुलर ऑफिस क्रिएट किया गया था, जस्ट लाइक ओम्बुड्समैन आपका स्वीडन में फंक्शन करता था, और सिमिलर लाइंस आपका लोकपाल एंड लोकायुक्त इंडिया में फंक्शन करता है। एंड अगर आप थोड़ा बहुत आपका पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री पढ़ते हो, 2000 बाद की हिस्ट्री पढ़ते हो, 2011 में एक बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको हम अन्ना हजारे मूवमेंट बोलते हैं, और उसको लोकपाल मूवमेंट भी बोला जाता है, बिकॉज उसमें एक एनजीओ इन्वॉल्व थी, इंडिया अगेंस्ट करप्शन, विच इज बेसिकली द एनजीओ ऑफ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल की एनजीओ थी। एट दैट टाइम ही वाज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही वाज अ पर्सन हु वाज रनिंग एन एनजीओ, एंड ही वाज कंसिडर्ड टू बी अ एंटी करप्शन क्रूसेडर। करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने वालों उन्हें माना जाता था, और इस टाइप की उनकी इमेज थी। तो उनकी जो पर्टिकुलर उनका जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, दे वांटेड कि इंडिया के अंदर में भी लोकपाल टाइप का ऑफिस यहां पे बाय लॉ क्रिएट करना चाहिए, सो दैट कोई भी जो करप्शन होते हैं उसके लिए डायरेक्टली एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो वहां पे उसको इन्वेस्टिगेट करे और फिर उस पर एक्शन ले पाए। सो ऑन दिस पर्टिकुलर डिमांड, ये पर्टिकुलर जो आपका मूवमेंट था, इट बिकेम सक्सेसफुल, एंड दिस लेड टू लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट्स, लोकायुक्ता एक्ट ऑफ 2013। सो 2013 के अंदर में हमने ये पर्टिकुलर लेजिस्लेशन पास करा दिया था, लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट 2013। लोकपाल फॉर द सेंटर एंड लोकायुक्ता इन ईच ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। हर यूटीज में एक, और स्टेट के अंदर में आपका लोकायुक्त होगा और सेंटर पे आपका लोकपाल होगा। और इन लोकपाल लोकायुक्त का काम क्या है? लोकपाल का काम है कि यहां पे जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं एज वेल एज जो आपके मिनिस्टर्स हैं, उन सब पे अगर कोई करप्शन चार्ज होता है तो उसको इन्वेस्टिगेट, कोई भी कंप्लेन कर सकता है इनको जाके, और उस कंप्लेन के बेसिस पे ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं और एक्शन ले सकते हैं। एंड सिमिलरली लोकायुक्ता एक्ट जो होता है उसके अंदर में स्टेट लेवल पे सेम लेवल के जो मिनिस्टर हैं स्टेट के और उनके जो ऑफिशियल्स हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर के, उन सबको आप फंक्शन कर सकते हो। सो लेट्स टेक लोकपाल फॉर इंस्टेंस। अभी तो लोकपाल के अंदर में कौन कौन इसके अंदर में आता है, तो रिमेंबर दिस कि इसका जो ज्यूरिसडिक्शन है, जुरिडिक्शन इज बेसिकली ये किस किस के ऊपर पे पावर एक्सरसाइज कर सकता है, उसके अंदर में इंडियाज प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो इन लाइन। सो प्राइम मिनिस्टर चाहे वो सर्विंग हो, यानी इन ऑफिस हो, लाइक करंट नरेंद्र मोदी, या फिर आपका कोई रिटायर्ड पर्सन, जैसे although he is no more with us, but अगर मनमोहन सिंह would have been alive today, तो उनके अगेंस्ट में भी एक ये पर्टिकुलर केसेस जो होते हैं वो फाइल कर सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर हो गए आपके, जितने भी आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में मिनिस्टर्स होते हैं, विच मींस द ऑल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है वो पूरी इसके अंदर में कवर होती है। इसके अलावा जितने भी आपके ग्रुप ABCD सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो भी इसके आपके जुरिडिक्शन के अंदर में फॉल करते हैं। इसके अलावा जितने भी आपकी PSUs हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, यानी कि आपकी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में जो कंपनीज हैं वो सारे के सारे उसके जो ऑफिशियल्स हैं, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल होल्डर्स हैं, वो सब इसके अंदर में आते हैं। एंड मोर ओवर कोई भी NGO जो फंडेड है फ्रॉम द
गवर्नमेंट, तो कोई एनजीओ जिसको गवर्नमेंट फंड करती है वो भी आपके लोकपाल के इस पर्टिकुलर जुरिडिक्शन के अंदर में फॉल करेगा। तो दीज आर सम ऑफ द ऑफिसेस जिसके अंदर पे लोकपाल आपका एक्सरसाइज पावर एक्सरसाइज करता है। और लोकायुक्त स्टेट लेवल पे भी सेम, सीएम हो जाएगा, यहां मिनिस्टर्स हो जाएंगे, ग्रुप ABCD जिस भी तरीके से वहां पे कैटेगराइजेशन होता है वो सारे जो ऑफिशियल्स होते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट के प्लस स्टेट की PSUs या स्टेट में कोई फंक्शनिंग एनजीओ है तो उसके ऊपर पे लोकायुक्त यहां पे फंक्शन करेगा। तो यहां पे रिपोर्ट यही है कि लोकपाल ने 24 केसेस के अंदर में प्रोब ऑर्डर करी है, यानी यहां पे इन्वेस्टिगेशन करा गया है, और 5 या 6 ही सिचुएशंस के अंदर में प्रोसिक्यूशन का सैंक्शन, यानी आप उसके अगेंस्ट में केस रन कर सकते हो, यह है, विच मींस इट शोज अ वेरी पुअर रिकॉर्ड, बहुत ही पुअर रिकॉर्ड रहा है। अराउंड इस पर्टिकुलर न्यूज में ये रिपोर्टेड है कि 90% केसेस जो आपके लोकपाल के पास में फाइल करे गए, 90% जो केसेस फाइल करे गए हैं, दे वर रिजेक्टेड बिकॉज वहां के अंदर में करेक्ट फॉर्मेट यूज नहीं किया है। तो जो सामने जिसने फाइल करा है केस, उसका फॉर्मेटिंग सही नहीं था, उसने प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर में यहां पे केस फाइल नहीं करा है, कंप्लेंट फाइल नहीं करी है, इस वजह से 90% केसेस आपके रिजेक्ट हो जाते हैं। एंड फाइनली ओनली 10% है जो आगे पहुंचते हैं। 10% में भी एंड ऑफ द डे ओनली 2% आर द वन जिस केस के अंदर में आपका कुछ प्रोब या एक्सेट्रा होता है। सो इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जो आपके केसेस होते हैं वो आपके प्रोसिक्यूशन स्टेज पे, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे ही नहीं पहुंचते, उससे पहले ही रिजेक्ट हो जाते हैं। अब यहां पे ऑल्दो ये एक्ट 2013 में आया था, बट ये कई सालों तक डिसफंक्शनली रहा, बिकॉज 2013 में जब एक्ट आया, इसके अंदर के जो ऑफिशियल्स आपको अपॉइंट करने थे, इसका जो चेयरपर्सन आपको अपॉइंट करना था, एटलीस्ट टिल 2019 आपने किसी को भी अपॉइंट नहीं करा। तो 2019 में जाके, सो इट वाज ओनली इन द ईयर 2019 जब इंडिया को अपना पहला लोकपाल मिला, द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया वाज पिनाकी चंद्र घोष। सो पहले लोकपाल इंडिया के बने पिनाकी चंद्र घोष, और 2019 के बाद इनको 70 ईयर्स तक का इनका टेन्योर रहता है, जब तक आपकी एज 70 ईयर्स नहीं हो सकती है। यूजुअली एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को यहां पे आप बनाते हो, इट कैन बी अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और अ पर्सन एलिजिबल टू बी अ सुप्रीम कोर्ट जज, उसको यहां पे आप लोकपाल बना सकते हो। इनकी जब 70 ईयर्स एज कंप्लीट हुई 2023 के अंदर में, तो इन्होंने ऑफिस को डेमिट कर दिया था 22 के अंदर में, एंड उसके बाद 2 साल तक उसमें सिर्फ एक एक्टिंग चेयरमैन रहा, एंड अब फाइनली आपका सेकंड जो लोकपाल है उसको अपॉइंट किया गया है। सेकंड लोकपाल हैज बीन अपॉइंटेड नाउ। सो आप देखिए 2013 में लॉ या 10 साल हो चुके हैं और अभी तक हम सिर्फ सेकंड लोकपाल को अपॉइंट कर रहे हैं। अगेन ही इज अ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, आई एम नॉट राइटिंग हिज नेम, अगर आप ये आर्टिकल पढ़ेंगे इसमें भी आपको नाम मिल जाएगा, बट दिस इज योर जॉब नाउ, आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है द सेकंड लोकपाल और हु इज द करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। बीच में एक एक्टिंग आपका लोकपाल भी रहा, इफ यू वांट टू नेम हिम आल्सो यू कैन नेम। तो पहले वो मेंबर थे बट वो एक्टिंग चेयरमैन की तरह वर्क कर रहे थे या लोकपाल की तरह वर्क कर रहे थे। नाउ योर जॉब इज टू टेल मी कि आपका करंटली लोकपाल कौन है, ठीक है। तो ये हो गया रिगार्डिंग दिस लोकपाल। तो यहां पे जो आई टोल्ड यू कि जो लोकपाल होता है उसके पास में प्रोसिक्यूशन की पावर होती है, इन्वेस्टिगेशन की पावर होती है। तो यहां पे जो लोकपाल एंड लोकायुक्ता एक्ट आपने क्रिएट करा, लोकपाल लोकायुक्ता एक्ट जो आपने क्रिएट करा, इसके अंदर में आपने इसमें एक इन्वेस्टिगेशन विंग एंड एक प्रोसिक्यूशन विंग भी प्रोवाइड करी है, विच मीन्स कि अभी आप किसी और बॉडी पे नहीं डिपेंडेंट हो, लेट्स से सीबीआई के ऊपर पे या सीबीसी के ऊपर पे, आप खुद से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, आप खुद से प्रोसिक्यूशन को इनिशिएट कर सकते हो इन द कोर्ट ऑफ लॉ। बट इस पर्टिकुलर केस में अभी तक इसकी जो इन्वेस्टिगेशन विंग, प्रोसिक्यूशन विंग है वो अलग से अलॉट नहीं हुई है, मतलब अलग से अपॉइंटमेंट्स नहीं हुए हैं। तो यहां पे इन्वेस्टिगेशन पर्पस के लिए जो आपकी एक पर्टिकुलर बॉडी है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये अलग बॉडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आती है, और इसका पर्पस या इसका जॉब भी है इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट्स ऑफ करप्शन अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो जो ये सीवीसी बॉडी है, this is acting as, it is doing this dual purpose कि it is acting as also the investigation wing for the लोकपाल and लोकायुक्ता in this particular case also, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि which of the following authority of the center is acting as the investigation wing for the लोकपाल, you should know this that it is CVC, not CBI, CVC। CBI की पावर भी CBI को भी कई बार यूज किया जाता है, but it is primarily CVC which is responsible for the investigation of cases in the case of लोकपाल right now। ओके तो ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इसी रिगार्डिंग नहीं है कि लोकपाल का जो फंक्शनिंग है वो इतने सालों के अंदर में कोई बहुत ही ज्यादा एक्सेप्शनल नहीं रहा, इट्स वेरी सिंपल, और बहुत सारे केसेस के अंदर में केस को रिजेक्ट ही कर दिया जाता है। ओके सो दिस इज रिगार्डिंग लोकपाल ऑफिस एंड इट्स परफॉर्मेंस। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं।
नेक्स्ट न्यूज इज बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम जनवरी 31 टू अप्रैल 4। तो आपका जो साल का बजट सेशन होता है उसकी डेट्स अनाउंस कर दी गई हैं। यूजुअली दिस इज द टाइम पीरियड जब आपका बजट सेशन होता है। जनवरी 31 को फर्स्ट सिटिंग होती है उसकी और फिर अप्रैल 4 को एंड होता है। तो बिकॉज आपका बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है तो एक बार आई एम श्योर हमने बहुत पहले भी रिवाइज करा है, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं यहां पे। तो आपके पार्लियामेंट के सेशन कौन कौन से होते हैं? आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो दिस कि आपके यहां पे 3 टाइप के सेशंस करे जाते हैं। ईयर के बिगनिंग में जनवरी 31 से जो पहला सेशन स्टार्ट होता है उसे बोला जाता है बजट सेशन, ठीक है। और यूजुअली ऐसा कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, बट यूजुअली जो सेशन का टाइम पीरियड होता है ये 2 से 3 महीने का होता है। कहीं पे लिखा नहीं है कि मिनिमम 2 का होना चाहिए, मिनिमम 3 का होना चाहिए। इट ओनली सेज कि आपका सेशन होना चाहिए। तो बजट सेशन होता है जनवरी 31 से अप्रैल 4, आपका करीब करीब यू कैन से कि 2 मंथ्स के करीब ये चलने वाला है। तो 2 महीने के करीब करीब सारे सेशंस आपके चलते हैं। तो बजट सेशन होता है जनवरी से अप्रैल के मंथ में, ओके। बजट सेशन के बाद 3, 4, 5 महीने का गैप होता है और उसके बाद में आपका मॉनसून सेशन होता है। मॉनसून सेशन होता है विच इज बेसिकली इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अगस्त। सो कोई फिक्स नहीं, जुलाई अगस्त, अगस्त सितंबर, बट जुलाई अगस्त इज अ पीरियड जब आपका यहां पे मॉनसून सेशन होता है। सेशन इज बेसिकली कि जो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, वो बैठ के यहां पे बिल पास कर रहे हैं। लेजिस्लेचर के अंदर वो लेजिस्लेशन का काम कर रहे हैं, लेजिस्लेट करने का काम कर रहे हैं। एंड द थर्ड सेशन इज नोन एज योर विंटर सेशन। सो आई एम श्योर यू नो दिस ऑलरेडी। नवंबर और दिसंबर के अंदर में ये बहुत छोटा सा सेशन होता है विंटर सेशन का, 1 से 1.5 महीना ही करीब चलता है। यूजुअली बहुत जल्दी एंड हो जाता है बिकॉज जनवरी के अंदर में आपका, जनवरी एंड में आपका बजट सेशन कंटिन्यू होने वाला होता है। तो यूजुअली नवंबर दिसंबर में यू हैव योर विंटर सेशन। सो दीज आर 3 सेशन विच आर यूजुअली हेल्ड इन आर लीगल सिस्टम। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है उसमें ये 3 सेशंस आपके होते हैं। तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कहता है कि आपको साल में 3 सेशन या 4 सेशन या 2 सेशन कराने? तो रिमेंबर दिस, कॉन्स्टिट्यूशन ये नहीं कहता है कि आपको 3 सेशन करा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि हर 2 सेशंस के बीच में देयर शुड नॉट बी बिटवीन 2 सेशंस, देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ 6 months, बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months। यानी कोई भी जो 2 पार्लियामेंट के सेशन हो रहे हैं उन 2 सेशंस के बीच में 6 महीने से गैप, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के लिए बजट सेशन और मॉनसून सेशन के बीच में 6 महीने से ऊपर का गैप नहीं हो सकता, विच मींस साल के अंदर में आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एटलीस्ट 2 सेशन हो जाने चाहिए, ठीक है। वो ये नहीं कहता कि मैक्सिमम क्या होना चाहिए, बट मिनिमम अगर 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता, विच सिंपली मींस कि एटलीस्ट आपको 2 सेशन करने ही पड़ेंगे। बिकॉज अगर आपने एक ही सेशन करा तो अगला सेशन 12 महीने में होगा। सो इसलिए इट इज वांटेड कि आप 6 मंथ से कम गैप के अंदर में सेकंड सेशन आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन आस्क फ्रॉम द पार्लियामेंट कि आपको एटलीस्ट 2 सेशन करने, मिनिमम ऑफ 2 सेशंस लिखे हुए हैं आपके, और हम आपके पहले ही 3 सेशंस कंडक्ट कराते हैं, एक बजट सेशन, एक मॉनसून सेशन है, एक विंटर सेशन। और इन तीनों सेशंस में आप अगर ईयर ऑन ईयर देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट सेशन जो होता है वो बजट सेशन होता है। एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज यही वो सेशन है जिसमें आपका बजट इंट्रोड्यूस होता है। इसी के अंदर में जो गवर्नमेंट की आपके एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यू है उनका हमें सारा रिकॉर्ड मिलता है। So we find whatever the government is spending, whatever the government is earning, वो सारा का सारा बजट सेशन के अंदर में ही डिसाइड होता है। इस वजह से आपका बजट सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 2 महीने का होता है। लोकसभा और राज्यसभा, ये जब सेशंस होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के दोनों सिटिंग करते हैं और दे फाइनली लेजिस्लेट ऑन डिफरेंट लॉज या डिफरेंट आपके बिल्स जो आपके लाए जाते हैं। अगर बिल पास हो जाता है बाय द लोकसभा एंड राज्यसभा, उस पर्टिकुलर केस में वो प्रेसिडेंट को सेंड किया जाता है, और अगर प्रेसिडेंट भी उसको एसेंट दे देता है, देन वो आपका जो बिल होता है वो एक्ट बन जाता है। ओके, सो दिस इज हाउ अ लॉ इज क्रिएटेड। कोई भी बिल होता है वो लोकसभा और राज्यसभा में कहीं से भी आपका इंट्रोड्यूस हो सकता है। एक हाउस से पास होकर वो सेकंड हाउस में जाता है। सेकंड हाउस जब उसे पास कर देता है, इट इज सेंट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और प्रेसिडेंट उसे असेंट देता है तो वो बिल एक्ट बन जाता है। इसके बाद नोटिफाई किया जाता है। जो नोटिफिकेशन डेट होती है उस डेट से वो इंप्लीमेंटेबल हो जाता है।
ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर बजट सेशन जो आपका जनवरी 31 से अप्रैल 4 को हो रहा है। रिमेंबर, जब जनवरी 31 से अप्रैल 4 का पीरियड चल रहा हो, एटलीस्ट आई वुड से कि जनवरी फरवरी मंथ, जब तक आपका इकोनॉमिक सर्वे और बजट इंट्रोड्यूस होता है, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज उस टाइम के न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से पढ़ें। तो जनवरी 28-29 से प्लीज न्यूज़पेपर मिस मत करना, करी जब तक आपका बजट का जो डिस्कशन चल रहा है आपके न्यूज़पेपर्स में, उसको आप गो थ्रू करना। तो आई वुड से 1 फरवरी इज द डेट जब बजट होता है, जनवरी 31 को आपका इकोनॉमिक सर्वे होता है, तो फरवरी 4-5 तक के न्यूज़पेपर यू हैव टू रीड। ओके, सो दिस विल आल्सो हेल्प यू अ लॉट इन योर प्रिपरेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं आपकी। नेक्स्ट न्यूज इज सुप्रीम कोर्ट स्टेज हाई कोर्ट ऑर्डर आस्किंग दिल्ली गवर्नमेंट टू साइन हेल्थ स्कीम एमओयू विद सेंटर। तो यहां पे इश्यू क्या है कि यहां पे आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की एक पर्टिकुलर स्कीम है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, अच्छा इनिशिएटिव है, एंड द इनिशिएटिव इज बेसिकली नोन एज अभीम। अभीम बोला जाता है, पीएम अभीम स्कीम। एंड व्हाट इज दैट स्कीम? सो दैट स्कीम फुल नेम इज आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन। तो ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर में जितने भी आपके प्राइमरी हेल्थ आपके इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उसके अंदर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए मिशन लॉन्च करा गया है कि जहां पर भी नॉर्मल फैसिलिटी, बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती हैं, उसके अंदर में इंफ्रा को डेवलपमेंट करना है। एंड यहां पे द एक्सपेंडिचर इज टू बी शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट फॉर द कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो भी आपका कैपिटल में, यानी जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में, बिल्डिंग के अंदर में खर्चा होगा, उसका 60% सेंटर देगा और स्टेट जो होगा वो 40% यहां पे आपका अरेंज करेगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को इस स्कीम को एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड कर सकती है। फॉर एग्जांपल कि अगर ये पर्टिकुलर स्कीम है जो सेंटर की है, अगर मैं तमिलनाडु के अंदर में स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहूं, तो क्या मैं स्टेट्स को फोर्स कर सकता हूं टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्कीम? तो यहां पे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, बिकॉज यहां पे दिल्ली का जो सिचुएशन है वो थोड़ा पिक्यूलियर है, बिकॉज ऑल्दो ये एक यूटी है, बट इसके अंदर में चीफ मिनिस्टर भी होता है, इसके अंदर में लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती है। तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि क्या सेंटर जो है वो दिल्ली के अंदर में या किसी स्टेट के अंदर में अपनी जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए फोर्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मैं आपको दो पार्ट्स में इसका आंसर देता हूं। पहले हम स्टेट्स की बात करते हैं, स्टेट जैसे तमिलनाडु, जो जिसमें हमें डाउट नहीं है कि इनका स्टेटस क्या है, ये स्टेट है, यूटी है या बोथ है, क्या है। तो जैसे जितनी भी स्टेट्स होती हैं, रिमेंबर दिस, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, कोई भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती। इट कैन नॉट फोर्स अ स्टेट टू इंप्लीमेंट अ पर्टिकुलर स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू अ टॉपिक जो आपका स्टेट सब्जेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ की जब बात आती है, हेल्थ एक पर्टिकुलर स्टेट सब्जेक्ट है आपके, तो आपके ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। तो इस पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर में अगर स्टेट इंप्लीमेंट करना चाहता है तो ही उस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट उसे फोर्स नहीं कर सकती है। बिकॉज इसको हम कह सकते हैं कि ये एक पॉलिसी डिसीजन है, ये एक पॉलिसी का डिसीजन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता है, ये कोई लेजिस्लेशन नहीं कहता है। इट्स अबाउट माई पॉलिसी। अगर मैं कोई स्कीम को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं मैं करूंगा, अगर मैं नहीं करना चाहता हूं तो मैं नहीं करूंगा। अब स्टेट्स में तो बिल्कुल क्लियर है, दिल्ली की सिचुएशन क्या है। सो दिल्ली, यू शुड नो दिस कि दिल्ली एक यूटी है, बट इसके अंदर में एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है जो आपके जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में भी है, विच मींस कि यहां पे एक लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, जो पार्लियामेंट से अलग है, एंड इट हैज अ एग्जीक्यूटिव आल्सो। यहां पे चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी होते हैं, यानी कि यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है वो डायरेक्टली उसको रन नहीं कर रही है, यहां पे एक स्टेट गवर्नमेंट भी है जो वहां पे उसको रन कर रही है। ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन ये आता है कि यूटीज के केस में, स्पेसिफिकली दिल्ली लाइक यूटीज के केस में, क्या यहां पे आप गवर्नमेंट को फोर्स कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर स्कीम आपको इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी? तो ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका, ये पहले दिल्ली हाई कोर्ट के पास गया, एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे सिंपली ये बोला कि ये जो पर्टिकुलर स्कीम है, दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। और यहां पे कोई भी रीजन ऐसा नहीं दिखता है जहां पे हम स्टेट को बोल नहीं सकते हैं कि आप इसे इंप्लीमेंट मत करो, आपको ये पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, आपको ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU आपको साइन करना पड़ेगा विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जब ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया, इट वाज चैलेंज इन
द सुप्रीम कोर्ट। कोई भी हाई कोर्ट का जजमेंट होता है, इट इज चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट में इस पर्टिकुलर जजमेंट को चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के ऑर्डर को स्टे कर दिया, उसको रोक दिया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि बिकॉज ये जो पर्टिकुलर केस है दिल्ली के अंदर में भी, इट इज स्टिल अ पॉलिसी डिसीजन, इट इज स्टिल अ पॉलिसी डिसीजन, और यहां पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो स्टेट लिस्ट में आता है। अब हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, व्हाट इज दिस स्टेट लिस्ट, स्टेट लिस्ट कहां पे होती है। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में आपका शेड्यूल 7 है, आपका शेड्यूल 7 है जिसमें 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, तो शॉर्ट में अभी हम समझ लेते हैं। यूनियन लिस्ट में जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उस पे आपका पार्लियामेंट लॉ बनाता है, स्टेट लिस्ट पे जो टॉपिक्स लिखे हुए हैं उसके ऊपर पे स्टेट लॉ बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों बना सकते हैं। अब हेल्थ जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है। सो बिकॉज ये स्टेट लिस्ट के अंदर में आता है तो स्टेट कोई भी हेल्थ रिलेटेड अगर कोई भी स्कीम होगी, जैसे ये पर्टिकुलर आपकी पीएम अभीम स्कीम है, आयुष्मान भारत वाली जो ये स्कीम है, ये एक हेल्थ रिलेटेड स्कीम है। तो यहां पे बिकॉज ये स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है तो अब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड होता है कि वो उस पर्टिकुलर जो सेंटर की स्कीम है उसको अपने स्टेट के अंदर में इंप्लीमेंट करना चाहती है, नहीं करना चाहती। और दिल्ली गवर्नमेंट यहां पे उसका आर्गुमेंट ये है कि जो पर्टिकुलर स्कीम है इसमें जो ये 60-40 का एक्सपेंडिचर ये शेयर कर रहे हैं, दिस इज ओनली फॉर कैपिटल कॉस्ट, यानी कि जो वन टाइम कॉस्ट होती है आपको इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, उसके लिए ये पर्टिकुलर खर्चा सेंटर दे रही है। इसके बाद में जो इसको इंप्लीमेंटेशन करने का कॉस्ट है वो 100% स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पे पड़ता है। And we are not saying, Delhi government is saying, we are not saying कि this is not a good scheme or a bad scheme, but we say we have a better scheme already being implemented। हमारे खुद के जो दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक करके इनका कंसेप्ट है कि हर मोहल्ले के अंदर में एक क्लिनिक होगा जो टोटली स्टेट फंडेड होगा, यानी गवर्नमेंट फंडेड होगा, वो इससे बेटर मॉडल है, वहां पे पहले ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो वी डू नॉट वांट टू इंप्लीमेंट दिस पर्टिकुलर स्कीम। और यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि यहां पे अपार्ट फ्रॉम 3 टॉपिक्स ऑन द स्टेट लिस्ट, यूटी क्योंकि आपका दिल्ली का थोड़ा स्टेटस अलग है, ये थोड़ा बहुत आपका सेंटर का सीट भी है, यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव बॉडी, आपकी जो पार्लियामेंट है, आपकी एग्जीक्यूटिव है, आपके प्राइम मिनिस्टर है, उन सबके ऑफिसर्स यहाँ पे होते हैं। इस वजह से दिल्ली को थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया हुआ है, और इस वजह से जो सेंटर होती है उसको 3 मैटर्स में, एक तो पब्लिक ऑर्डर और पुलिस एंड लैंड, ये 3 ऐसे टॉपिक्स हैं आपके जो स्टेट लिस्ट में आते हैं, बट उसके अंदर में जो लॉज बनाए जाते हैं दैट इज डन बाय द यूनियन लिस्ट, दैट इज डन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इन 3 पर्टिकुलर केसेस में यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाता है, बट इसके अलावा जितने भी स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं, ऑल दो दिल्ली के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट है, फिर भी उसके ऊपर पे लॉ बनाने की जो पावर है, उसको इंप्लीमेंट करने की पावर है, वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के पास है। दैट इज ओनली विद द दिल्ली गवर्नमेंट। तो रिमेंबर फ्रेंड्स दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर कोई पर्टिकुलर स्कीम ऐसी है जो स्टेट लिस्ट से डील करती है, कॉन्करेंट जो आपके शेड्यूल 7 के स्टेट लिस्ट में आती है, उस पर्टिकुलर लॉ के ऊपर पे, उस पर्टिकुलर पॉलिसी, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पे सिर्फ स्टेट लॉ बना सकता है। इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ लॉ बना के कोई पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन करना चाहता है, विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट यू कैन नॉट फोर्स द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर टू मेक सच अ लॉ टू इंप्लीमेंट सच स्कीम। तो ऐसा नहीं किया जा सकता, और इसी पर्टिकुलर सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने भी यही डिसाइड करा है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज। नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। सो अनदर अ वेरी गुड न्यूज, प्रेसिडेंट गिव्स अवे द खेल रत्न एंड अदर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। तो आपके जो स्पोर्ट्स के अंदर में हमने अच्छा परफॉर्मेंस करा है, ऑल्दो ओलंपिक्स में इतना अच्छा नहीं था, बट पैरालंपिक्स के अंदर में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करा है, एंड उन सब आपके स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड करने के लिए, रिवॉर्ड करने के लिए हमने हमारी जो स्पोर्ट्स अवार्ड्स की सेरेमनी उसको कंडक्ट किया था। एंड इट इज बेसिकली द्रौपदी मुर्मू, योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने आपके सारे जिन्होंने एक्सेप्शनल परफॉर्म करा है अभी स्पोर्ट्स के अंदर में, उन सबको यहां पे अवार्ड करा है। एंड मेजरली कौन से आपके अवार्ड्स है जो यहां पे अवार्डेड करे गए। तो यहां पे जो अवार्ड्स आपको कवर करने हैं, पहला अवार्ड आ जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। तो ये अवार्ड हम कई बार अलग से डिस्कस कर चुके हैं, और ये जो ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है, ये हाईएस्ट अवार्ड होता है इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस के बेसिस पे। इट्स नॉट अ लाइफ टाइम अवार्ड। पहले लाइफ टाइम अवार्ड ये होता था, अब आपका अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड अलग हो चुका है, बट करंटली वी हैव दिस ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है, एज यू कैन सी इन द फोटोग्राफ ऑल्सो, 4 पीपल हैव बीन अवार्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड। सबसे पहले आपके मनु भाकर हैं,
मनु भाकर जो आपकी डबल गोल्ड मेडलिस्ट है इन अ सिंगल ओलंपिक्स। तो 10 मीटर आपके राइफल के अंदर में जो इस बार आपके पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं, 10 मीटर एयर पिस्टल राइफल के अंदर में सिंगल्स के अंदर में और उनके जो टीम आपका था सरबजीत सिंह के साथ, दोनों के अंदर में इन्होंने आपका ब्रॉन्ज मेडल यहां पे विन करा था। सो शी इज ऑल्सो द फर्स्ट इंडियन टू हैव टू मेडल्स, नॉट गोल्ड मेडल्स, 2 मेडल्स इन अ सिंगल ओलंपिक्स ऑल्सो। ठीक है। सेकेंड जो आपको फोटोग्राफ दिख रही है, दैट फोटोग्राफ इज ऑफ हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो आपके हॉकी के कैप्टन भी हैं, हॉकी के कैप्टन भी हैं। तो ही हैज आल्सो बीन अवार्डेड फॉर द एक्सेप्शनल स्पोर्ट्स व्हिच ही हैज प्लेड, एक्सेप्शनल हॉकी ही हैज प्लेड। तो उसके लिए भी इनको यहां पे करा गया है। हॉकी के अंदर में भी इंडिया ने लगातार दूसरा ब्रॉन्ज मेडल यहां पे विन करा है। वी वर नॉट एबल टू विन अ गोल्ड और सिल्वर, बट पिछले ओलंपिक्स के अंदर में भी हमने ब्रॉन्ज मेडल विन करा था और इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स में भी हमने ब्रॉन्ज विन करा है। थर्ड पर्सन जो आप देख रहे हैं, थर्ड पर्सन का नाम है प्रवीण कुमार, जो एक पैरा एथलीट हैं, हाई जंपर हैं। प्रवीण कुमार को खेल रत्न अवार्ड मिला है इस बार। ठीक है। तो ये आपके पैरालंपिक्स हैं, 17 पैरालंपियंस हैं इस बार जिनको टोटल अवार्ड्स मिले हैं, एंड द नंबर ऑफ पैरालंपियंस आर मोर देन द ओलंपियंस दिस ईयर जिनको यहां पे अवार्ड मिला। 17% हैव बीन अवार्डेड फ्रॉम द पैरालंपिक्स। तो प्रवीण कुमार को यहां पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है। एंड द फोर्थ पर्सन इज बेसिकली द वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुकेश, बिकॉज ही हैज आल्सो डन एन एक्सेप्शनल थिंग। ही हैज बिकम ओनली द सेकंड इंडियन टू बी द वर्ल्ड चेस चैंपियन आफ्टर द फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। तो ये आपके लिए क्वेश्चन हो चुका है, who is the first grandmaster of India या who was the first world chess champion from India। तो यहां पे ये 4 लोग हैं जिनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है। ठीक है। इसके अलावा एक अवार्ड जो आपका और मिलता है जो अराउंड 32 पर्सनालिटीज को मिला है, दैट इज योर अर्जुन अवार्ड। अर्जुन अवार्ड है। अर्जुन अवार्ड एक एनुअल अवार्ड होता है जो बेसिकली स्पोर्ट्स पर्सन को अवार्ड किया जाता है जिन्होंने उस साल सबसे एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस करा हो अपने स्पोर्ट्स फील्ड के अंदर में। सो अराउंड 32 पीपल हैव बीन अवार्डेड दिस पर्टिकुलर अवार्ड। 32 नंबर है, बहुत ज्यादा लोग हो गए, इसलिए आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट बिकॉज यहां पे सिर्फ 4 ही लोग हैं जिनको ये ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला है, तो यहां पे ये होगा। अब आई टोल्ड यू कि पहले जो लाइफ टाइम अवार्ड होता था वो भी यही होता था। अब जो लाइफ टाइम अवार्ड है उसका नाम रख दिया गया है अर्जुन लाइफ टाइम, अर्जुना लाइफ टाइम, अर्जुना लाइफ टाइम। एंड ये जो पर्टिकुलर अवार्ड है दिस वाज अवार्डेड टू योर एन 80-year-old पर्सन जो आपके पैरालंपियन ही रह चुके हैं, पहला पैरालंपियन थे आपके, उनको ये अर्जुन लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है। तो मैंने आपको बहुत सारे हिंट दे दिए हैं एंड इफ यू विल रीड दिस पर्टिकुलर न्यूज यू वुड सी अ वेरी सोबरिंग स्टोरी ऑल्सो कि यहाँ पे प्रेसिडेंट जो आपकी द्रौपदी मुर्मू शी केम हेड, तो वो थोड़ा आगे चल के आई सो दैट वो उनको ये अवार्ड पर्टिकुलर प्रेजेंट कर सके। तो ये जो पहले आपके पैरालंपियंस थे उनको यहाँ पे पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया। तो ये वाला जो नाम है ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। और फोर्थ अवार्ड जो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड है, आज उसका कुछ नाम नहीं है, बट द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, द्रोणाचार्य अवार्ड जो होता है, दिस द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू द कोचेस। तो जो कोच होते हैं उनको, जो गुरु होते हैं उनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। सो दीज आर द मेन 4 स्पोर्ट्स रिलेटेड अवार्ड जो आपके यूजुअली कोई भी इस टाइप के अवार्ड सेरेमनीज होती है उसके अंदर में प्रेजेंट किए जाते हैं। सो दीज आर द मेन पर्सनल जो आपको पता होने चाहिए। ये आपका होमवर्क हो गया कि अर्जुन लाइफ टाइम किसको अवार्ड करा गया है। ठीक है। तो ये आपको आंसर करना है। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्ड जो गुरुस को दिया जाता है दैट इज अनदर स्पोर्ट्स अवार्ड। ओके, तो ये आपका एक न्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं हम। एटलीस्ट 126 इंडियन ज्वाइंट रशियन फोर्सेस, 12 किल 16 फील्ड मिसिंग सेज MEA। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने पर्टिकुलर डेटा प्रोवाइड करा है कि करीब एटलीस्ट 126 इंडियंस थे जो एक्चुअल में रशिया गए और वहां पे उनको फोर्सफुली या ऑन देयर ओन वॉल्यूशन, खुद की अपनी मर्जी से उन्होंने रशियन फोर्सेस को ज्वाइन किया है टू फाइट अगेंस्ट यूक्रेन। एंड इसके अंदर में बाद में ये एलिगेशंस आए कि ये दीज पीपल वर सेंट अब्रॉड विद द प्रॉमिस ऑफ अ जॉब एंड दे वर नॉट अवेयर कि they are going to be actively fighting the Ukrainians there। तो उनको पता नहीं था कि उन्हें ऐसे बैटलफील्ड पे भेज दिया जाएगा और उनको वहां पे यूक्रेन की साइड फाइट करना पड़ेगा। बिकॉज बीच में से कई वीडियोस भी आए थे जिसमें वो इंडियंस हैं, दे वर रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट दैट वी हैव बीन फूल्ड, वी वर टोल्ड दैट वी आर गोइंग टू गेट अ जॉब इन द रशियन कंट्री समवेयर इनसाइड, बट नाउ वी आर बीइंग सेंट ऑन द बैटलफील्ड, वी आर बीइंग फोर्स्ड टू फाइट ऑन द बैटलफील्ड। तो यहां पे सिचुएशन आई थी। आउट ऑफ दिस 126 इंडियंस, 12 हैव ऑलरेडी डाइड, 16 आर मिसिंग एंड अराउंड 96 हैव रिटर्न टू इंडिया। 96 को वापस बुला लिया गया है,
बट अभी 12 लोग करीब जो है जिनकी डेथ हो चुकी है, 16 यहां पे मिसिंग है एंड प्रोबेबली दे माइट बी आल्सो ऑन द बैटलफील्ड और उनकी भी शायद डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज व्हाट एमी हैज ऑलरेडी टोल्ड अस। तो यहां पे इस कंटेक्स्ट को समझ लेते हैं कि बेसिकली यहां पे जो इंडियंस है इनके साथ धोखा तो हुआ है, बट ये बेसिकली किस वॉर में फाइट कर रहे थे। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी हियरिंग फॉर द लास्ट 3 इयर्स कि रशिया यूक्रेन का वॉर कंटिन्यू हो रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर कंटिन्यू हो रहा है। रशिया यूक्रेन को अपना ही पार्ट मानता है देश से कि जो 1991 के अंदर में डिसोल्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन हुआ था, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजेडी। एंड जो व्लादिमीर पुतिन है वहां के प्रेसिडेंट है, ही बिलीव इन द लार्जर रशियन एम्पायर। तो वो वापस रशियन एम्पायर जो आपका 18 सेंचुरीज में 19 सेंचुरी में एग्जिस्ट करता था, ही वांट टू रिक्रिएट दैट पर्टिकुलर रशियन एम्पायर। सो ही बिलीव जितनी भी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं जो पहले सोवियत यूनियन का पार्ट थी, जितनी भी कंट्रीज उसका पार्ट थी, वो वापस से रशियन एम्पायर के अंदर में इनकॉर्पोरेट हो जानी चाहिए। एंड इस पर्टिकुलर ग्राउंड के ऊपर पे जब यूक्रेन वाज ट्राइंग टू बिकम क्लोजर टू द वेस्टर्न साइड, यानी कि वो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज हैं, यूएस है जो, उनके जब क्लोज होने स्टार्ट हुआ, जब वो नेटो का पार्ट करने के लिए उसने कोशिश स्टार्ट करी, तो रशिया ने वहां पे अटैक स्टार्ट कर दिया। तो यहां पे जो पर्टिकुलर अटैक है, क्या ये सिर्फ 2 साल पुराना है या इससे भी पहले इनके बीच में फाइट हुई है? सो यू शुड नो दिस कि 2014 में अगेन इन द मंथ ऑफ फरवरी, 2014 की फरवरी के अंदर में रशिया ने फर्स्ट टाइम यूक्रेन पर अटैक किया था। एंड एट दैट टाइम यूक्रेन का एक पर्टिकुलर रीजन था, द वेरी फेमस क्रीमिया पेनिनसुला, क्रीमियन पेनिनसुला। इसको यहां पे क्रीमिया को रशिया ने एक्वायर कर लिया था। सो इट वाज टेकन बाय फोर्स बाय रशिया फ्रॉम यूक्रेन। एंड यहां पे आप देख रहे हैं 2014 के अंदर में, यानी 21st सेंचुरी के अंदर में एक कंट्री ने एग्रेशन करके दूसरी कंट्री की टेरिटरी को ऑक्यूपाई किया था। इट वॉज बिलीव कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इंपीरियलिज्म एंड हो चुका है, बट अगेन यहां से यू कैन सी कि इंपीरियलिस्ट फोर्सेस जो हैं वो वापस से जाग चुकी हैं और अब यहां पे रशिया ने क्रीमिया को एक्वायर किया था 2014 में। एंड इट इज दीज काइंड ऑफ एक्शंस ओनली जो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पे अलाउ करते हैं टू मेक एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट लाइक दैट ही इज गोइंग टू बाय ग्रीनलैंड, ही वांट्स कि जो बाकी का पनामा कैनल है, जो एक पनामा कंट्री का पार्ट है, उसको वो वापस से यूएस टेरिटरी का पार्ट बनाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहां के इस टाइप के जो क्लेम्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं जो फायर पावर होती है वो रशिया के एक्शन से भी मिलता है। तो 2014 में क्रीमिया को करा गया और यहां पे 2014 के बाद बहुत सारे चेंजेस करे गए। ऑल द पीपल हु बिलीव कि आज के टाइम में रशिया कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो दूसरी कंट्री की टेरिटरी एक्वायर करेगा। यहां पे स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न कंट्रीज थी, आपकी वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज थी, दे गॉट अलाउड कि अगर ये कल यूक्रेन ऐसा कर सकता है, सो वी आर ऑल्सो देयर नेबर, रशिया के हम भी नेबर हैं, तो टुमारो इट कैन अटैक ऑल्सो। तो यहां पे एवरीवन स्टार्टेड नेगोशिएटिंग विद रशिया एंड दे वांटेड कि क्रीमिया को वापस से रिटर्न कर दे। However, रशिया सेड कि क्रीमिया के अंदर में रशियन पॉपुलेशन रहती है एंड यूक्रेनियन गवर्नमेंट जो है वो उनको यहां पे परेशान कर रही है। इस वजह से he had no option, they have no option but to annex क्रीमिया into their territory। तो यहां पे काइंड ऑफ एक नेगोशिएशन करा गया और कॉम्प्रोमाइज किया गया कि ओके कि यहां पे क्रीमिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट इसके बाद आप कुछ भी इस टाइप से एक्शन नहीं लोगे। एंड वहां पे रशिया ने भी, पुतिन ने सोचा कि ठीक है यहां पे क्रीमिया तो मिल रहा है मुझे, तो उन्होंने ये करा। बट पुतिन के पीछे के जो उसके पूरे इरादे थे वो बिल्कुल अलग थे। यहां पे वेस्टर्न सोसाइटी ने या वेस्टर्न कंट्रीज ने एक बहुत बड़ी गलती करी जब यहां पे इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है कि ये वाला पर्टिकुलर पार्ट है, वी अंडरस्टैंड कि आपके खुद की कुछ ग्रीवांसेस हैं, उसके लिए आप इस पर्टिकुलर पार्ट को ले लो, बट अब आगे मत करना। However, जब ये पर्टिकुलर चीज हुई तो यहां पे व्लादिमीर पुतिन को ये लेसन गया कि अगर मैं थोड़ा सा और एग्रेसिव रहूंगा तो मैं जो बाकी की टेरिटरीज है उसको भी एक्वायर कर सकता हूं। तो यहां पे 2014 में ये क्रीमिया के अंदर में हुआ एंड इसके बाद 2022 के अंदर में अगेन इन द मंथ ऑफ फरवरी, तो आप देखिए 2022 में ये आपका पर्टिकुलर वॉर था, फरवरी में स्टार्ट हुआ था, वापस से 23rd फरवरी की डेट है ये, 22 फरवरी 2025 को इस पर्टिकुलर वॉर को 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इस बार जो फरवरी 22 के अंदर में जो आपका ये यूक्रेन का पार्ट है, यहां आपका रशिया है, ये यूक्रेन है, यहां पे जो 2 पर्टिकुलर इनके ओब्लास्ट हैं, जो प्रोविंसेस को ओब्लास्ट बोला जाता है, डोनेस्क एंड लुहांस्क, यहां पे जो प्रो रशियन वहां के लोग थे उन्होंने यहां पे यूक्रेन के अगेंस्ट में एक्शन स्टार्ट कर दिया एंड इट इज एलिजेड बाय यूक्रेनियंस कि यहां पे रशिया ने एक्टिवली यहां पे इंसर्जेंसी को यहां पे बढ़ावा दिया है। इस वजह से जो पर्टिकुलर डोनेस्क एंड लुहांस्क है, डोनबास रीजन बोला जाता है, इस पूरे रीजन को डोनबास बोला जाता है।
सो डोनबास इज व्हाट, डोनेस्क प्लस लुहांस्क, ये दो पर्टिकुलर ओब्लास्ट या प्रोविंसेस, वहां पे प्रोविंसेस को ओब्लास्ट बोला जाता है, यहाँ पे स्टेट्स बोलते हैं हम, जैसे राजस्थान हो गया आपका, मध्य प्रदेश हो गया, वहां पे ओब्लास्ट या प्रोविंसेस बोल सकते हो आप वहां पे। और डोनबास इस रीजन का नाम, इस पर्टिकुलर ज्योग्राफी को डोनबास बोला जाता है। इसमें डोनेस्क और लुहांस्क के ऊपर पे आपके रशिया ने यूक्रेन के अंदर में अटैक करा ऑन द एलिगेशन की यहाँ पे प्रो रशियन लोग रहते हैं, यहाँ पे रशियन स्पीकर्स रहते हैं और यूक्रेन गवर्नमेंट जो है ये इनको इल ट्रीट कर रही है, इनको मिसट्रीट कर रही है। एंड दीज पर्टिकुलर जो रीजन्स हैं, दे वांट ऑटोनॉमी और दे वांट इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूक्रेन, और यहां पे रशिया उनके राइट्स को सिक्योर करने के लिए यहां पे अटैक कर रहा है। तो एक्चुअल में 2014 में जब क्रीमिया के लेकर यहां पे थोड़ा सा उनको स्पेस दिया गया तो पुतिन ने उसको मिसयूज करा या उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करा और 22 के अंदर में ही अगेन अटैक्ड यूक्रेन। हाउएवर दिस टाइम देयर वाज सर्टेन मिसकैलकुलेशन बिकॉज ही वाज ओवर कॉन्फिडेंट। 2014 में जब क्रीमिया को उसने एनेक्स किया था तब उसको इतनी डिफिकल्टीज नहीं हुई थी। सो ही थॉट कि यहां पर भी जो पर्टिकुलर वॉर में 22 फरवरी में स्टार्ट कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू रिकवर दीज पर्टिकुलर रीजन्स इन लेट्स से मंथ और 2 महीने 3 महीने के अंदर में मैं कंप्लीट कर लूंगा। बट बिकॉज इस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर में द यूक्रेनियन गवर्नमेंट हैड अ न्यू प्रेसिडेंट, वहां पे व्लादिमीर जेलेंस्की आ चुके थे और जेलेंस्की ने वेस्टर्न गवर्नमेंट या वेस्टर्न सोसाइटी से सपोर्ट मांगा एंड दिस टाइम वेस्टर्न सोसाइटी आल्सो गिव सपोर्ट टू द यूक्रेनियन गवर्नमेंट टू फाइट ऑफ द रशियन एग्रेशन इन दिस पर्टिकुलर केस। तो रशिया ने जो एग्रेशन किया था, यूक्रेन ने विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न पावर्स, बिकॉज दे हैड द लेसन फ्रॉम 2014 आल्सो, दे आल्सो केम अगेंस्ट द रशिया इन दिस पर्टिकुलर केस एंड दे स्टार्टेड रिपेलिंग द रशियन फोर्सेस। हाउएवर बिकॉज रशिया इज अ वेरी बिग पावर, तो इस वजह से उसने बहुत सारी टेरिटरी को एक्वायर करा है। यूक्रेन ने भी काउंटर अटैक करके रशिया में 1-2 टेरिटरी को गेन करा है। However, अभी जो पर्टिकुलर वॉर सिचुएशन है, इट इज somewhat in favor of Russia right now, थोड़ा बहुत है, बट लेट्स सी, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इज गोइंग टू बिकम प्रेसिडेंट डे आफ्टर टुमारो, जनवरी 20 को उनका उस सेरेमनी हो जाएगा एंड इट इज बिलीव कि इस पर्टिकुलर वॉर को एंड करने के लिए वो रशिया के अगेंस्ट में एक्सट्रीम मेजर्स लेने वाले हैं और उस वजह से शायद ये पर्टिकुलर वॉर जो है 2025 में इसका भी हमें कुछ सॉल्यूशन या कुछ इसके अंदर में अपग्रेड या समथिंग ऑफ सम सॉर्ट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट इन दिस पर्टिकुलर वॉर ऑल्सो। ओके, तो यहां पे बिकॉज रशिया के अंदर में बहुत ज्यादा डेथ हो रही थी तो इट स्टार्टेड टू व्हाट ऑफर जॉब्स टू पीपल, फेक जॉब्स के वहां पे ऑफर्स आने लगे रशिया के अंदर में, हाई पेमेंट की जॉब्स के, एंड फाइनली जब लोगों को फूल बना के वहां पे लाया गया एंड देन दे वर सेंट टू बैटलफील्ड बाय फोर्स। तो इस वजह से यहां पे ये पर्टिकुलर न्यूज आपकी देखने को मिल रही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। चाइना's पॉपुलेशन डिक्लाइंस फॉर 3rd कंसेक्यूटिव ईयर्स, स्ट्रेनिंग इकोनॉमी। तो यहां पे अभी चाइना ने अपना डेटा रिलीज करा है नए ईयर के अंदर में कि 2024 के अंदर में चाइना की पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। एंड द रिपोर्ट विच हैज बीन प्रोवाइडेड इज कि चाइना की जो पॉपुलेशन है इट इज डिक्लाइन फॉर द 3rd ईयर कंसेक्यूटिवली, यानी पिछले 3 साल से चाइना की जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज हो रही है। सो रिमेंबर दिस इज द सेम कंट्री जिसके हम सुनते थे कि भाई ये 1 चाइल्ड पॉलिसी करती है, इंडिया को भी 1 चाइल्ड पॉलिसी कर लेनी चाहिए। और अब उस 1 चाइल्ड पॉलिसी का जो हार्म है, जो लॉन्ग टर्म उसको हार्म होने वाला था, अब वो हार्म विजिबल होना स्टार्ट हो चुका है। वाई सो? बिकॉज यहां पे चाइना की पॉपुलेशन डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो चुकी है। चाइना यहां पे और भी ज्यादा बच्चे करने के लिए लोगों को यहां पे बेनिफिट्स प्रोवाइड कर रहा है, वहां पे उनको कुछ ना कुछ यहां पे प्रोत्साहन दे रहा है कि वो वहां पे पॉपुलेशन को इंक्रीज करे, बट वहां पे अब पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हो रही है। सो इस वजह से वहां पे यू कैन सी कि चाइना की जो पॉपुलेशन अब पिछले 3 साल में डिक्रीज हो रही है। मोर सो कि वहां पे पॉपुलेशन तो कंट्रोल हुआ है एंड उसका एक चेंज जो आप देखोगे वो ये है कि अब चाइना जो है ये वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन नहीं है। वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इज नॉट चाइना एनी मोर, चाइना इज एट सेकंड। तो एक क्वेश्चन जो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आप बता दीजिए अब वर्ल्ड की सबसे मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री कौन सी है, एंड आई एम श्योर यू वुड बी इजीली एबल टू गेस दिस पर्टिकुलर आंसर। तो चाइना है, सेकंड नंबर पे आ चुका है, बट द इश्यू इज कि वहां पे पॉपुलेशन डिक्लाइन स्टार्ट हो चुका है, which means after some years there would be more number of old people and there would be lesser number of young people to support that particular population. ओके, तो ये पर्टिकुलर इश्यू वहां पे रेस हो रहा है। तो यहां पे इंडिया को भी लेसन्स लर्न करने की जरूरत है कि ऐसा नहीं है कि यस वी शुड बी कंट्रोलिंग आवर पॉपुलेशन, बट अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और आपकी इमिग्रेशन नहीं होता है, आपकी बाहर की पॉपुलेशन अंदर नहीं आती है, देन इट कैन बी वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर योर स्ट्रेनिंग इकोनॉमी। आपकी इकोनॉमी पे स्ट्रेन बढ़ना स्टार्ट हो जाता है।
दूसरी एक और इससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ रही है, द सेकंड प्रॉब्लम है कि वहां पर भी थोड़ा बहुत बॉयज को लेके थोड़ा सा चार्म ज्यादा है, तो वहां पे बिकॉज एक ही चाइल्ड पॉलिसी थी, तो इस वजह से दे वांटेड कि एक बच्चा एक लड़का ही हो। तो इन केस देयर वाज अ फीमेल और कोई वहां पे अगर फीमेल का जन्म होने वाला होता था, तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में भी वहां पे उसको वो अबॉर्ट करवा देते थे। इस वजह से वहां प्रॉब्लम क्या हो रही है, वहां का जो सेक्स रेशियो, स्पेसिफिकली चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो बहुत ज्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स मेन नाउ। तो आगे जाके वहां पे बहुत सारे बैचलर्स हो जाएंगे एंड देयर वुड नॉट बी एनी गर्ल्स टू मैरी देम ऑफ। तो इस वजह से वहां पे सोशल इश्यूज भी राइज होने की प्रॉब्लम वहां पे बढ़ती जा रही। तो यहां पे ये कुछ लेसन्स हैं जो इंडिया को भी लर्न करने चाहिए। सो दिस इज योर न्यूज। ओके, सो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। कोर्ट्स मस्ट नॉट यूज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड चार्ज मैकेनिकली। तो यहां पे आपके सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑब्जर्वेशन करी है एंड द ऑब्जर्वेशन रिगार्डिंग कि बहुत बार क्या होता है कि अगर कोई सुसाइड का केस होता है तो वहां पे जो पर्टिकुलर पर्सन ने जिसने सुसाइड करा है उसकी फैमिली को वहां पे थोड़ा एस्वेज करने के लिए, उसको ढांढस बांधने के लिए वहां पे जो पुलिस होती है वो ऑटोमेटिकली जिसपे भी एलिगेशन लगाई जाती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने फोर्स करा है, उसके अगेंस्ट में अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को यहां पे चार्ज को वहां पे उसके अप्लाई कर दिया जाए। व्हाट इज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड? कि बेसिकली दिस इज अ पर्सन जिसने इस पर्सन को सुसाइड करने के लिए इंस्टिगेट करा था, मजबूर करा था। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो आपकी पुलिस है उसको थोड़ा बहुत मैकेनिकली इस टाइप से सुसाइड का चार्ज, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज नहीं लगाना चाहिए। दे शुड डू सम प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। पहले उन्हें एक स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए जिस बेसिस पे ये डिसाइड हो सके कि इस पर्सन को सच में इंस्टिगेट करा गया था या नहीं करा गया था। बिकॉज अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इज अ सीरियस क्राइम इन इंडिया, इट्स की सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। देयर इज अ प्रॉपर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ पर्सन अगर वो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड करता है। और दिस पर्टिकुलर लॉस इज इन द लॉ बुक बिकॉज इस टाइप के केसेस बहुत सारे होते हुए हैं। और यू वुड सी कि ये बहुत कॉमन होता है हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के अंदर में, जहां पे एक पर्टिकुलर पर्सन होता है जो वहां पे मे बी उसके साथ फिजिकल वायलेंस करता है, मेंटल वायलेंस करता है, सो मच सो जो स्पेसिफिकली वाइफ होती है इंडियन सोसाइटी के अंदर में, शी इज फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड इन दिस पर्टिकुलर केस। स्पेसिफिकली थोड़ा आपने डाउरी के केस में सुना होगा। हाउएवर इन रिसेंट टाइम्स मे बी बिकॉज कि अब थोड़े से हमारी साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है, इस वजह से यहां पे छोटी छोटी चीजों में भी बहुत बार क्या होता है कि हस्बैंड ने कुछ बोल दिया तो वाइफ ने सुसाइड कमिट कर दिया, वाइफ ने कुछ बोल दिया ऑल्दो दे डिड नॉट मीन इट और दे डिड नॉट वांट कि दे एक्चुअली गो एंड किल देमसेल्व्स, बट उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें मर जाना चाहिए एक्सेट्रा एंड द अदर पर्सन गोज एंड कमिट सुसाइड। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में द पुलिस हैज टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ दिस फैक्ट कि यहां पे इट इज पॉसिबल कि यहां पे जो एक्सट्रीम स्टेप लिया गया है उसके अंदर में इस पर्सन की इंस्टिगेशन का कोई एक्चुअल रोल नहीं हो। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या एडवाइस करी है कि आपके आईपीसी या भारतीय न्याय संहिता जो अब है, तो आईपीसी में सेक्शन 306 होता था जो बेसिकली अबेटमेंट ऑफ सुसाइड को यहां पे पनिश करता था, और अब आपका जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें सेम ही सेक्शन है, उसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। दैट इज नाउ सेक्शन 108। 108 जो भारतीय न्याय संहिता का है उसके अंदर में सेक्शन 108 के अंदर में आपका अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज यहां पे पुट अप किया जाता है। तो यहां पे गवर्नमेंट, आपके सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि जब भी सेक्शन 108 के अंदर में आप केस फाइल करो आपको प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन करनी है। सो यू शुड बी अप्लाइंग योर माइंड। बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के प्लीज आप केस फाइल मत करिए। प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन इज नाउ नेसेसरी बिफोर फाइलिंग अ केस ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। तो बहुत बार क्या होता है कि जस्ट कि वहां पे जो फैमिली है, जो विक्टिम की फैमिली है, उस पर्टिकुलर पर्सन को थोड़ा सा वहां पे उसको थोड़ा शांत करने के लिए उन लोगों को यहां पे ये अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का चार्ज वहां पे सिंपली फाइल कर देते हैं। तो ऐसा ही एक पर्टिकुलर केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचा जिसमें एक पर्टिकुलर पर्सन था जिसने सुसाइड कर लिया बिकॉज उसने एक लोन लिया था और जो लोन देने वाला पर्सन था उसने उसको लोन पे करने के लिए, रीपे करने के लिए वहां पे कॉल किया था। अब वी डू नॉट नो एक्चुअल में कॉल्स की डिटेल्स क्या थी कि उसने कुछ ऐसा कहा या उसने कुछ धमकी दी, बट एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट इज नॉट मेंशन हियर। बट इस पर्टिकुलर केस के अंदर में हाई कोर्ट ने इस पर्टिकुलर चीज में उसे डिस्चार्ज नहीं करा, तो ही वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट हियर सेड कि भाई पहले आप अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस करो, इट्स अ सीरियस क्रिमिनल चार्ज, और यहां पे उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकती है ऑल्दो ही नेवर मेंट कि ये पर्सन सुसाइड यहां पे कमिट करे, ही वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन दैट पर्टिकुलर केस। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने ये पर्टिकुलर यहां पे सजेशन दिया है कि यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, यू हैव टू डू अ प्राइमा फेसाई इन्वेस्टिगेशन बिफोर यू बेसिकली फाइल अ चार्ज ऑफ अबेटमेंट ऑफ सुसाइड। ओके,
So remember, why I'm pointing out this note again, not specifically that important for GK, but this particular fact or this particular news is important for legal reasoning कि यहाँ पे पुलिस से रिलेटेड अगर अमेंडमेंट सुसाइड का केस हो तो उसमें पुलिस को किस तरीके से चार्जेस को फ्रेम करना होता है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। यूएस ओपन्स कॉन्सुलेट इन बेंगलुरु बट नो वीजा सर्विसेज फॉर नाउ। तो आपके यहाँ पे यूएस की जो एम्बेसी होती है, वो जो मेन एम्बेसी होती है किसी भी कंट्री में, किसी भी कंट्री की हो, कोई भी एम्बेसी होती है वो यूजुअली एक होती है, ठीक है। तो जो मेन ऑफिस होता है किसी भी गवर्नमेंट का, फॉरेन ऑफिस होता है, दैट इज नोन एज एम्बेसी, वो यूजुअली एक होती है। बट विद टाइम वी हैव रियलाइज कि इट इज नॉट नेसेसरी या इट इज नॉट वेरी प्रैक्टिकल टू जस्ट हैव वन एम्बेसी इन अ लार्ज कंट्री लाइक इंडिया, और लेट्स से ऑफ इंडिया टू हैव अ सिंगल एम्बेसी इन अ लार्ज कंट्री लाइक यूएस। सो इसके लिए उसके एम्बेसीज को सपोर्ट करने के लिए आप कॉन्सुलेट खोलते हो, कॉन्सुलेट ऑफिस, कॉन्सुलेट्स ओपन किए जाते हैं, विच इज बेसिकली अ सब ऑफिस ऑफ एम्बेसी। रिमेंबर, कॉन्सुलेट अलग नहीं होता है, एम्बेसी का कॉन्सुलेट इज अ सब ऑफिस, एम्बेसी के अंदर ही ये वर्क करता है। तो ये जो कॉन्सुलेट होता है इसको अब बेंगलुरु में ओपन करा गया। व्हाई सो? बिकॉज मेनी पीपल स्पेसिफिकली फ्रॉम टेक बैकग्राउंड दे लिव इन बेंगलुरु एंड दे माइट वांट टू गो टू यूएस फॉर सम वर्क। तो जो कॉन्सुलेट्स होते हैं यूजुअली इनका एक जॉब क्या होता है कि किसी को अगर वीजा चाहिए यूएस में जाने के लिए तो वीजा सर्विस एक्सेट्रा प्रोवाइड कर जाती है। तो यहां पे बेंगलुरु के अंदर में कॉन्सुलेट को ओपन करा गया है। एज ऑफ नाउ यहां पे वीजा सर्विस नहीं मिलेंगी, बट कॉन्सुलेट यहां पे ओपन हो चुका है। तो बाकी का कोई पेपर वर्क हो और कोई वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए हो या देनी हो तो उन सबके लिए कॉन्सुलेट ऑफिस ओपन है, सब ऑफिस ओपन है। इसके अलावा आपके सिर्फ बेंगलुरु ही नहीं, इससे अलावा 4 और ऐसे आपके कॉन्सुलेट हैं यूएस के। तो यूएस ने पहले ही आपका चेन्नई के अंदर में कॉन्सुलेट ओपन है, आपका कोलकाता के अंदर में ओपन है, हैदराबाद में है एंड मुंबई में है। तो यहां पे दिल्ली में एम्बेसी है आपकी, दिल्ली में आपकी एम्बेसी हो गई एंड आपके 5 यूएस के कॉन्सुलेट्स हो चुके हैं इंडिया में एंड दे आर द मैक्सिमम इन नंबर। सबसे ज्यादा यूएस के कॉन्सुलेट्स इंडिया के अंदर में, तो यहां पे 5 तो कॉन्सुलेट और 1 एम्बेसी इंडिया के अंदर में अब एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देगी। तो उसी को ही यहां पे ओपन करा गया है। तो दैट इज दिस पर्टिकुलर न्यूज। नेक्स्ट पे आते हैं, सोशल मीडिया फर्म्स लार्जली कंप्लायंट विथ रूलिंग्स। तो यहां पे ये क्या पर्टिकुलर न्यूज है? तो आपका एक पर्टिकुलर लॉ है आईटी एक्ट, जिसके अंदर में आपने आईटी रूल्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स क्रिएट करे थे 2021 में। सो नॉट वेरी लॉन्ग अगो, सिर्फ 3 साल 4 साल पहले आपका ये आईटी रूल्स हैं 2021 में। बिकॉज यहां पे कुछ चेंजेस करने बहुत जरूरी थे और वो चेंजेस थे बेसिकली बिकॉज ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया और द इन्फ्लुएंस और इंपैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन द सोसाइटी। तो यहां पे सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए कुछ चेंजेस करे गए एंड वन चेंज विच वाज डन बाय आईटी रूल्स 2021 वाज अ क्रिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक ऑफिस विच इज नोन एज ग्रीवांस अपीलेट कमिटी, जिसके रिलेशन में ये पर्टिकुलर न्यूज आई है। ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज वर क्रिएटेड, जीएसी आप इनको बोलेंगे हम अभी। सो ये जो जीएसी आपने क्रिएट करी है तो ये अपील के लिए, तो अपील कहां से हो रही है? सो लेट्स से कि यू गो टू अ पर्टिकुलर वेबसाइट। तो पहले एक बार और समझ लेते हैं, जितनी भी सोशल मीडिया है विच इंक्लूड्स योर फेसबुक, व्हाट्सएप, योर इंस्टाग्राम, स्नैपचैट एक्सेट्रा, जो भी इंडिया के अंदर में रन करती है और उसका जो यूजर बेस है वो एटलीस्ट 5 लाख है। अगर किसी भी सोशल मीडिया साइट के ऊपर पे 5 लाख प्लस अगर उसके यूजर्स हैं तो उस पर्टिकुलर केस में जो ये पर्टिकुलर आईटी रूल्स है 2021 वो उस पे अप्लाई होते हैं और उस पर्टिकुलर केस में जो पर्टिकुलर ऑफिस है ग्रीवांस अपीलेंट कमिटी, ये वहां पे उसके ऊपर पे जुरिडिक्शन या उसके ऊपर पे पावर एक्सरसाइज करेगी। तो ये अपील कहां से सुनते हैं? लेट्स से कि इंस्टाग्राम के ऊपर यू कम अक्रॉस अ पर्टिकुलर फोटोग्राफ ऑफ योर्स जो आपने अपलोड नहीं करी है और जो पर्टिकुलर फोटोग्राफ है वो डेफेमेटरी है, या फिर लेट्स से ट्विटर के ऊपर पे यू रीड अ पर्टिकुलर न्यूज विच यू नो इज अ फेक न्यूज और यहां पे ये सोसाइटी के अंदर में टेंशन या कम्युनल टेंशन क्रिएट कर सकती है एंड यू रिपोर्ट दैट पर्टिकुलर न्यूज और यू रिपोर्ट योर पर्टिकुलर फोटोग्राफ टू द कंसर्न इंटरमीडियरी और द कंसर्न चैनल। तो यहां पे जो पर्टिकुलर आपका इंस्टाग्राम है या ट्विटर एक्स है उस पर्टिकुलर चीज पे आपने उसको वहां पे क्वेश्चन करा है और वो जो पर्टिकुलर बॉडी है इंटरमीडियरी है वो उसको चेंज करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए एग्री नहीं करती है या फिर दे इग्नोर इट एंड दे बेसिकली पुट अप दे कंटिन्यू टू पुट अप दैट पर्टिकुलर न्यूज। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में यू कैन सिंपली
कंप्लेन टू ग्रीवांस अपीलेंट कमिटी। तो इस पर्टिकुलर केस में आप इंस्टाग्राम के अगेंस्ट में या एक्स के अगेंस्ट में आप ग्रीवांस अपीलेंट कमिटीज को यहां पे क्वेश्चन कर सकते हो, उनको कंप्लेन कर सकते हो। एंड हियर इट इज बीइंग रिपोर्टेड कि करीब करीब 99% केस के अंदर में जो पर्टिकुलर इंटरमीडियरी है वो इसके ऑर्डर्स को फॉलो कर रही है, विच मींस हियर एंड देयर एक या दो केसेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे केसेस के अंदर में दे 100% बेसिकली कंप्लाई विद द ऑर्डर्स विच इज बीइंग गिवन बाय द जीएसी। विच मीन कि सोशल मीडिया के अंदर में अगर कुछ गलत होता है सो इट नॉट नेसेसरी, आप ये मत सोचिए कि आपका रास्ता जो वो एंड हो गया है अगर ये एक्शन नहीं लेते। इन पर्टिकुलर के देयर इज अ स्पेसिफिक बॉडी विच यू नाउ नो, ग्रीवांस अपीलेट कमिटीज जीएसी, जिनको आप कंप्लेन कर सकते हो और यहां पे वो पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया के अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हैं। तो इन पर्टिकुलर केस अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो यहां पे ये आपको कंपल्सन भी प्रोवाइड करेंगे एंड एट द सेम टाइम उस पर्टिकुलर सोशल मीडिया इंटरमीडिएट पे वो पेनल्टी भी इंपोज कर सकते हैं। तो यहां पे दिस इज अ पर्टिकुलर बॉडी जो अच्छे से फंक्शन कर रही है। तो आज हमने दो बॉडीज ऐसी कवर करी, एक लोकपाल करी थी जो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करे, वहां पे 90% प्लस रिजेक्शन रेट है, और यहां पे ये ग्रीवांस अपीलेट कमिटी है जिसका 99% तक सक्सेस रेट है। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग दिस जीएसी। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। एनबीएम 2.0 एम्स टू एक्सपेंड फाइबर टू 2.7 लाख विलेजेस बाय 2030। तो ये एनबीएम 2.0 क्या है? तो आपका एक पर्टिकुलर मिशन है, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन। तो ये जो पर्टिकुलर नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन है ऑल्सो नोन एज एनबीएम, जो इसका फर्स्ट वर्जन था 1.0 वो 2019 में इनिशिएट किया गया था। एंड इसके अंदर में ऑब्जेक्टिव था कि जितनी भी आपकी ग्राम पंचायत हैं उन सब ग्राम पंचायत को हमें ऑप्टिकल फाइबर केबल से कनेक्ट करना है। तो वी आर गोइंग टू कनेक्ट ऑल द ग्राम पंचायत ऑफ द कंट्री विद ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन। और अब ये जो पर्टिकुलर 2.1 था 1.0 था, इसका जो करीब करीब हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको हमने अचीव कर लिया है। तो अब हमने इसका एनबीएम 2.0 लॉन्च करा है, एनबीएम 2.0। एंड इसके अंदर में हम क्या करेंगे, सो हमने इसके अंदर में ये जो कनेक्टिविटी है इसको हम एक्सटेंड करेंगे टू 2.7 लाख विलेजेस। तो ये सीधा क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और द गोल ऑफ एनबीएम 2.0। सो यू शुड नो कि इसके अंदर में हम 2.7 लाख विलेजेस को ऑप्टिकल फाइबर से इंटरकनेक्ट करेंगे बाय द ईयर 2030। तो 2030 तक 2.7 लाख विलेजेस को हमें इंटरकनेक्ट करना है विद ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसके अलावा इस न्यूज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर में और भी जो चीजें करी हैं वो भी मेंशन है, बट दिस इज द मेन गोल, 2.7 लाख विलेजेस को 2030 तक हमें कनेक्ट करना है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। सो वी आर डन विद द हिंदू न्यूज। अब हम इंडियन एक्सप्रेस की भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज देखते हैं। मोर ओवर जो न्यूज आपकी इंडियन एक्सप्रेस में आई है वो सब हिंदू में भी आई है, तो उसको हमने वहां कवर कर लिया है। तो डू नॉट थिंक हम किसी न्यूज को यहां स्किप करते हैं। कोई ना कोई न्यूज आपकी आज या कल हर न्यूज़पेपर में कवर होती है, तो डू नॉट थिंक कि आपका कोई थीम या टॉपिक मिस हो जाएगा। यहां पे हम उन पर्टिकुलर इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज को देख रहे हैं जो हिंदू के अंदर में नहीं है या फिर यहां पे कवरेज उनका ज्यादा बेटर है। तो अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज रीड करोगे सो देयर इज अ पर्टिकुलर आर्टिकल रिगार्डिंग एंगेजिंग विद द तालिबान। तो यहां पे दिस ऑथर इज बेसिकली आर्ग्यूइंग कि तालिबान के साथ इंडिया किस तरह से एंगेज करता है, इंडिया की एंगेजमेंट की हिस्ट्री क्या रही है और इस बार का जो एंगेजमेंट है उसके अंदर में डिफरेंट क्या हुआ है। ठीक है, तो यहां पे बिकॉज एंगेजिंग विद तालिबान है, सो ऑल्दो हम तालिबान पहले भी कर चुके हैं बट एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सो तालिबान जो है ये एक पश्तून वर्ड है जिसका एक्चुअल में मीनिंग होता है स्टूडेंट। So although now we consider Taliban to be a terrorist organization, but actual में जो particular word है तालिबान का मतलब होता है स्टूडेंट्स। तो एक्चुअल में ये सब स्टूडेंट्स होते थे, कहां के? ये मदरसास के स्टूडेंट्स होते थे। These were मदरसा स्टूडेंट्स। और तो ये मदरसा के स्टूडेंट्स होते थे तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान, सो नॉट जस्ट अफगानिस्तान बट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर में यहां पे इन पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को, तालिबान को ट्रेन किया जाता था, एलिजिडली बीइंग फंडेड बाय यूएस का सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। तो यूएस के सीआईए ने ही तालिबान को क्रिएट करा, जो बाद में जिसने यूएस में ही जाके अटैक किया। एंड व्हाई डिड यूएस सीआईए क्रिएटेड दिस पर्टिकुलर तालिबान? सो इट इज स्टोरीज ऑफ 1980s 90s। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर में अफगानिस्तान जो था इट वाज अंडर रशियन ऑक्यूपेशन। तो सोवियत यूनियन या रशिया ने इसको ऑक्यूपाई किया हुआ था।
and to fight this Russian occupation rather than going or sending its own soldiers of US to fight these particular people, they decided कि we should train local people to fight this Russian aggression. And यहाँ पे उन्होंने जो particular route सुना उसके क्या downfall हो सकते हैं, उसका क्या नुकसान हो सकता है, which they have also realized now, but it took a long time for them to realize कि इस टाइप से आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हो या यहाँ पे आप लोकल लोगों को यहाँ पे रेडिकलाइज करते हो, सो दिस पर्टिकुलर पर्सन इज गोइंग टू बाइट यू. एंड एक बहुत ही फेमस यहाँ पे कोट भी है, हिलरी क्लिंटन ने कोट दिया था कि डू नॉट थिंक कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप को उगाओगे या आपके सांप को वहां पे फीड करोगे, सो इट्स नॉट गोइंग टू कम एंड बाइट यू एंड इट्स ओनली गोइंग टू बाइट योर नेबर. तो अगर आप अफगानिस्तान में या वहां पे आपने सांप पाल रखे हैं, सो डू नॉट थिंक कि ये वापस आके आपको नहीं खाएगा. इट इज पॉसिबल कि कल आपको भी यहां पे बाइट कर सकता है. तो यहां पे कुछ लेसन लर्न करा यूएस ने भी, एंड इट्स अ लेसन फॉर अदर कंट्रीज आल्सो कि डू नॉट थिंक कि अगर आप कोई राइट थिंग कर रहे हो उसके लिए अगर आप गलत रास्ता चुनते हो तो हो सकता है वो गलत रास्ता आगे जाके आपके लिए खतरनाक बने. तो हाउएवर यूएससीआई ने यहां पे रशियन ऑक्यूपेशन को काउंटर करने के लिए यहां पे तालिबान के रेडिकल्स को यहां पे ट्रेन करा. लेटर ऑन ये जो पर्टिकुलर तालिबान था, इट वाज सक्सेसफुल इन डिफीटिंग द रशियन ऑक्यूपेशन. रशिया जो था वो वहां से छोड़ के चला गया. सो मच सो कि 1996 में तालिबान जो था, जो पर्टिकुलर ग्रुप था, दे बिकम द रूलर्स ऑफ अफगानिस्तान. तो वहां पे जो लोकल गवर्नमेंट थी उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया, डिक्टेटरशिप को, और वहां पे तालिबान का रूल आया. एंड 1996 से 2001 से वी सॉ द बैड फेस ऑफ तालिबान. तालिबान कितना एक्सट्रीम है, किस टाइप के वो लॉस को इंप्लीमेंट करता है. वी सॉ द वर्स्ट फेस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप बिटवीन दिस पर्टिकुलर पीरियड, बिकॉज वहां पे वो एक्सट्रीम लेवल का शरीयत लॉ अप्लाई करते थे, इस्लामिक लॉ अप्लाई करते थे, जिसके अंदर में जो सबसे सीवियर पनिशमेंट होती थी, स्पेसिफिकली जो विमेन की वहां पे कंडीशन थी वो बहुत ही ग्रूसम हो चुकी थी. देयर वर स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, दे वर नॉट अलाउड टू गो इन द ओपन, दे वर सपोज टू कवर ऑल ऑफ देयर बॉडी एट ऑल टाइम्स, दे रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली टू even move out, and they require that some male companion should be accompanying them, then only they can do so. There were prohibition on their even gaining education also. तो उनको एजुकेशन लेना भी अलाउ नहीं था. they were not allowed to go outside also. तो जो women थी उनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो गई थी इस पर्टिकुलर पीरियड में. तो इट वाज 96 से 2001 का पीरियड, एंड दिस तालिबान रूल ended only in 2001 because 2001 में उनसे थोड़ी ज्यादा गलती हो गई. they become overconfident, and इट वॉज अ नोन फैक्ट कि ओसामा बिन लादेन जो उस टाइम अलकायदा को हेड करता था, ही वॉज रनिंग हिज ऑपरेशंस फ्रॉम अफगानिस्तान ओनली. अफगानिस्तान से ही वो रन करता था. एंड 2001 में ही डिड अ वेरी बिग अटैक ऑन यूएस. 9/11 अटैक या ट्विन टावर अटैक्स जो हम बोलते हैं, दिस वाज कैरिड ऑन बाय द तालिबानीज, नॉट बाय तालिबानीज बट बाय ओसामा बिन लादेन एंड अल-कायदा इन 2001. और यहां पे जॉर्ज बुश ने, जो उस टाइम यूएस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तालिबान को बोला कि प्लीज हैंड ओवर द अल-कायदा ऑपरेटिव्स एंड ओसामा बिन लादेन टू अस, अदरवाइज वी आर गोइंग टू कम एंड अटैक यू. एंड फाइनली जब तालिबान ने इस चीज को डिनाई कर दिया, देन 2001 के अंदर में ही यूएस ने वहां पे अफगानिस्तान पर अटैक किया, एंड तालिबान वाज ओवरथ्रो इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 13 डेज में हरा दिया गया था. हाउएवर अब जब भी आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हो, यूएस ने वियतनाम में भी ये करा था, 17 ईयर्स में उनको ये लेसन लर्न हुआ कि आप किसी और कंट्री को इस टाइम में से ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हो. एंड फाइनली जो तालिबान था, दे हैड टाइम ऑन देयर साइड एंड दे वर वेटिंग कि यहां पे यूएस एग्जॉस्ट करेगा अपने रिसोर्सेज एंड देन वी आर गोइंग टू कम बैक इन पावर. एंड ऐसा ही हुआ 2021 में. एंड द डेट इज वेरी इजी टू रिमेंबर. सो एन ऑस्पिशियस डेट फॉर इंडियंस बट नॉट, आई वुड से, फॉर विमेन्स ऑफ अफगानिस्तान, विच इज द डेट ऑफ आवर इंडिपेंडेंस. 15 अगस्त 2021 को यहां पे तालिबान ने वापस से काबुल को सीज करा. एंड नाउ फ्रॉम 2021 तालिबान हैज अगेन कम इनटू पावर. सो 2021 ऑनवर्ड्स आपका तालिबान जो है वापस से दे हैव बिकम द रूलिंग गवर्नमेंट ऑफ द अफगानिस्तान. अब यहां पे इंडिया का इशू क्या है? तो 96 से 2001 में जो तालिबान गवर्नमेंट थी उसको भी इंडिया ने रिकॉग्नाइज नहीं किया था. इंडिया डज नॉट रिकॉग्नाइजेस या डिड नॉट रिकॉग्नाइज्ड द फर्स्ट तालिबान गवर्नमेंट. एंड करंटली एज ऑफ नाउ, अभी तक तो 2024, अभी हम डिस्कस करें 2025 में, जनवरी 18, 2025 तक भी वी डू नॉट नो ऑफ द फ्यूचर, बट जो तालिबान गवर्नमेंट करंटली आपकी अफगानिस्तान में रन करी जा रही है उसको इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करता है.
सो रिमेंबर इंडिया इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है। तो फिर आपकी ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो फिर ये इंडिया जो है ये तालिबान के साथ इंगेज कैसे करता है? सो रिमेंबर यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट ही रन करता हो या उसको आप रिकॉग्नाइज करते हो तो ही आप उनके साथ इंगेज कर सकते हो। ऑल्दो यू डू नॉट कंसिडर देम टू बी द करंट रूलिंग रेजिम ऑफ अफगानिस्तान, बट स्टिल यू कैन इंगेज विद देम। तो यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर पे स्पेसिफिकली इंडिया तालिबान के साथ इंगेज कर रहा है। एंड यहाँ पे इंडिया जो है एक चाणक्य नीति यूज कर रहा है, योर एनिमीज एनिमी इज योर फ्रेंड, कि आपका जो एनिमी है पाकिस्तान, उसका जो एनिमी नहीं। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर में काइंड ऑफ वहां पे काउंटर रिलेशन चल रहे हैं, तो इस वजह से बिकॉज अफगानिस्तान इज एनिमी ऑफ पाकिस्तान, सो बिकॉज अफगानिस्तान इज एनिमी ऑफ पाकिस्तान, इट इज योर फ्रेंड। तो इस पर्टिकुलर पॉलिसी की बेसिस पे आप तालिबान के साथ इंगेज कर रहे हो, सो दैट कि आप वहां पे पाकिस्तान को जो है उसके वेस्टर्न बॉर्डर्स पे भी बिजी रख सको। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आपका इंगेजमेंट कंटिन्यू चल रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। टॉप कोर्ट ऑथराइजेस डिस्ट्रिक्ट डीसीपीज टू यूज नेट ग्रिड टू कर्ब क्राइम। तो यहां पे ये इंडियन एक्सप्रेस की एक और न्यूज है जो हिंदू में नहीं थी, विच इज रिगार्डिंग कि आपका एक बॉडी है नोन एज नेट ग्रिड, विच इज बेसिकली योर नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड करके आपकी ये पर्टिकुलर बॉडी है, और ये जो नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर है ना। व्हाट एग्जैक्टली इज नेट ग्रिड? ग्रिड क्या होता है? इट इज बेसिकली अ डेटाबेस। तो इसमें इंटेलिजेंस के लिए बहुत सारा डेटाबेस है। तो क्रिमिनल्स हुए या डिफरेंट इंपॉर्टेंट पर्सनल्स हुए, उन सबका जो बैंक डिटेल्स हैं, उनके जो एड्रेसेस हैं, उनके फोन नंबर्स हैं, एक्सेट्रा, जो इंफॉर्मेशन है, ऑल ऑफ इट इज अवेलेबल इन द दिस पर्टिकुलर डेटाबेस। तो जो पर्टिकुलर नेट ग्रिड होता है ये डीसीबी लेवल जो होते हैं आपके, डिस्ट्रिक्ट डीसीबी लेवल जो होता है, उन लोगों को ये पर्टिकुलरली एक्सेसिबल नहीं होता है। सो बेसिकली जो हायर ऑफिसर्स होते हैं उन्हीं को ये आपका एक्सेसिबल था। बट अब आपके जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के डीसीबीज होते हैं उनको भी नेट ग्रिड का जो ऑथराइजेशन है वो अब यहाँ पे अलाउ कर दिया गया है। सो ऑल्दो ये पर्टिकुलर ग्रिड हमने क्रिएट करी थी सो दैट आगे जाके कोई टेररिस्ट अटैक ना हो, बट अब इस नेट ग्रिड को हम सिर्फ टेररिस्ट अटैक्स के लिए नहीं, लोकल कोई क्राइम्स होता है उनसे फाइट करने के लिए भी हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं। और अब इसका जो यूसेज है इसको अलाउ कर दिया गया टू आर डिस्ट्रिक्ट लेवल डीसीपी। विच इज बेसिकली डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो डीसीपी जो लेवल होता है डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस, उस लेवल तक भी इसको अलाउड है, और उससे ऊपर के जो लेवल के आपके ऑफिसर्स होते हैं उनको अलाउ होगा। विच मीन्स की जो नीचे लेवल के हैं, इंस्पेक्टर पुलिस होती है, उन सबको ये चीज अलाउ नहीं है, बट इससे ऊपर वाले लेवल के लोग इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ओके ओके, सो एक न्यूज और देखते हैं इंडियन एक्सप्रेस में। बेसेंट टफ टॉक ऑन रशियन ऑयल, हाउ कुड इंडिया बी इंपैक्टेड। तो यहां पे बेसेंट इज, स्कॉट बेसेंट इज द नेम, इज द पर्सन नेम, और ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके ये ट्रेजरर होंगे, बेसिकली इकोनॉमिक्स के मिनिस्टर होंगे। एंड इन्होंने यहां पे एक स्टेटमेंट दिया है कि एज सून एज डोनाल्ड ट्रंप कम्स इनटू पावर, इफ ही वुड अलाउ अस, आई एम गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट ऑन एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट, अलाउड एक्सपोर्ट ऑफ रशियन ऑयल। इस वजह से रशिया पे जो सैंक्शंस का इंपैक्ट होना चाहिए, इकोनॉमिक सैंक्शंस का, वो इंपैक्ट इतना सीवियर नहीं हुआ है। एंड इस पर्टिकुलर केस के अंदर में इंडिया एंड चाइना इज ऑल्सो इन्वॉल्व। व्हाई सो? बिकॉज जब इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, व्हाट आर इकोनॉमिक सैंक्शंस? So let's say I am saying कि if you will do this particular thing, I am going to not do any kind of trade on you, and I am also going to punish those particular companies of mine or other countries also जो basically आपके साथ ट्रेड करते हैं। So that is basically economic sanctions। तो यहाँ पे यूएस ने इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए हुए हैं रशियन बैंक्स के ऊपर पे एज वेल एज बिजनेसेस पे। तो रशियन बैंक्स और बिजनेसेस पे सैंक्शंस लगाए हुए हैं। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने तो रशियन ऑयल बाय करना बंद कर दिया था। However, Russia found new customers for its oil, and those primary customers are basically the world second and the third largest consumers of crude oil। तो आपका चाइना जो है वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का, एंड इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल, नॉट इंपोर्टर, कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल। और इन दोनों कंट्रीज ने रिप्लेस कर दिया इसके जो ट्रेडिशनल आपके कस्टमर्स थे। तो यूजुअली रशिया जो था अपना ऑयल और नेचुरल गैस वेस्टर्न यूरोप को, ईस्टर्न यूरोप को सेंड करता था, बट बिकॉज वहां पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे और यूएस के जो इकोनॉमिक सिस्टम है बहुत ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, सो इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर दोस कंट्रीज टू काउंटर दिस
दीज पर्टिकुलर सेक्शंस। बट इंडिया और चाइना जो है, इनके जो बैंक्स है, इनका जो सिस्टम है वो इतना इंटरकनेक्टेड नहीं है, तो दैट्स वाई रशिया के जो बायर्स है उनको रिप्लेस करा इंडियन और चाइनीज कंपनीज ने। सो मच सो कि इंडिया वाज एट वन टाइम, एटलीस्ट लास्ट ईयर, वाज द लार्जेस्ट कस्टमर या बायर ऑफ क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया। और अब पिछले 2 साल से, लास्ट ईयर से, नॉट 2 साल से, इस साल से 2024 से चाइना इज द लार्जेस्ट बायर ऑफ रशियन ऑयल। तो यहां पे चाइना लार्जेस्ट बायर है रशियन ऑयल का, सेकेंड लार्जेस्ट बायर इज इंडिया ओनली। एंड इंडिया के लिए तो रशिया जो है वो इस टाइम में सबसे बड़ा क्रूड ऑयल इंपोर्टर बन चुका है। 38% ऑफ वॉट एवर आर क्रूड ऑयल इंपोर्ट इज कमिंग फ्रॉम रशिया ओनली। तो यहां पे रशिया से हम 40%, करीब करीब आप सोचिए 40% हम वहां से आपका ऑयल वहां से मंगा रहे हैं। सो इट्स नॉट इजी फॉर इंडिया, यानी इंडिया को जो ये पर्टिकुलर रशिया ऑयल पे नए सैंक्शंस लगेंगे उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला है। व्हाई सो? बिकॉज यहां पे रशिया से कोई भी ऑयल बाय नहीं कर रहा था, इंडिया वाज रेडी टू बाय इट, तो इंडिया ने बहुत ही चीपर रेट्स पे यहां पे ऑयल सप्लाई करवा रहा है। वो बहुत ही चीप रेट पे रशियन ऑयल मिल रहा था उसको। बट अब अगर सैंक्शंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग करे जाते हैं, स्ट्रिंजेंट बनाए जाते हैं, तो इस पर्टिकुलर केस में इंडिया वुड हैव नो ऑप्शन बट टू स्टॉप बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। एंड यू कैन सी कि हाउ कुड इंडिया बी इंपैक्टेड, सिंपली बिकॉज कि इंडिया को यहां पे रशिया से ऑयल नहीं मिलेगा, सो इट हैज टू बाय इट फ्रॉम समवेयर एल्स। बिकॉज 85% जो हमारा ऑयल रिक्वायरमेंट है, हमारी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, हम इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल 85% इंपोर्ट होता है, तो हमें किसी और कंट्री से करना है। तो बिकॉज रशिया का ऑयल अब मार्केट में नहीं है, तो बाकी के जो आपके ऑयल सप्लायर्स हैं वो अपनी प्राइसेस को इंक्रीज करेंगे, एंड उस वजह से इंडिया के अंदर में जो ऑयल प्राइसेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। उस वजह से आपका इन्फ्लेशन भी यहां पे इनिशिएट हो जाएगा। तो बिकॉज इन्फ्लेशन यहां इंडिया में इंक्रीज होने वाला है, इस वजह से यहां पे बहुत ज्यादा इश्यूज इंडिया को फेस करने पड़ेंगे। सेम इन द केस विद चाइना ऑल्सो, बट चाइना बीइंग अ मच लार्जर इकोनॉमी, इट वुड सर्वाइव समहाउ, बट इट वुड बी समवट डिफिकल्ट फॉर इंडिया ऑल्सो। ठीक है, तो यहां पे बेसेंट है, उसने टफ टॉक किया ऑन रशियन ऑयल, एंड दिस कुड इंपैक्ट इंडिया बिकॉज इट कैन इंपोर्ट इन्फ्लेशन ऑल्सो इनटू इंडिया। ओके, सो दिस इज वन आर्टिकल जो आई वुड से इफ यू हैव एक्सेस टू इंडियन एक्सप्रेस, ये आर्टिकल आपको रीड करना चाहिए। दिस वुड हेल्प यू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग की जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो किसी इकोनॉमी को, एक थर्ड इकोनॉमी को कैसे इंपैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग योर रशियन ऑयल न्यूज। Okay, so students, these were the important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express। जो भी सारी important news होती है दोनों न्यूज़पेपर की, वो हम रेगुलरली कवर करते हैं। डू नॉट थिंक कि भाई आप एक न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ये न्यूज़ कवर नहीं हुई है, आज नहीं तो कल अगर इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो वो कवर हो जाएगी। ओके, विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।